इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। इसमें अभी पूरा सिर्फ बेयर एक्ट कवर कर रहे हैं, उसके बाद थ्योरी, सारे केस लॉस इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आंसर और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर डीजेएस के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारे कवर करने का इरादा है। प्रियम्बल, whereas it is expedient to define and amend certain parts of law relating to contracts, it is hereby enacted as follows। प्रियम्बल क्या बात कर रहा है? कंसोलिडेट नहीं बोल रहा है, डिफाइन और अमेंड बोल रहा है सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रिलिमिनरी में है सेक्शन 1 जो शॉर्ट टाइटल की बात करता है, एक्सटेंड कमेंसमेंट की बात करता है, एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया में, और फोर्स में आया है फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। और इसका सेविंग में क्या बोला है? नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल इफेक्ट प्रोविजन ऑफ एनी स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, नॉर एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, नॉर एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें सेविंग्स में बोला गया है कि कुछ भी जो इधर कंटेंट है वो अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी स्टैट्यूट के प्रोविजन, एक्ट के प्रोविजन या रेगुलेशन के प्रोविजन जो यहाँ पर इधर एक्सप्रेसली रिपील नहीं किए गए हैं, ना ही कोई ऐसा यूसेज, कस्टम या ट्रेड, कई जगहों के अपने यूसेज या कस्टम चल रहे होते हैं ना, या कोई भी इंसिडेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो इस एक्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पहली बात तो कि कोई प्रोविजन किसी स्टैट्यूट, एक्ट या रेगुलेशन के जो एक्सप्रेसली यहाँ पर रिपील नहीं है। दूसरा, कोई यूसेज, कस्टम और ट्रेड या किसी कॉन्ट्रैक्ट का इंसिडेंस जो इस एक्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं है, वो भी इफेक्ट नहीं होंगे। ये इसके सेविंग क्लॉज में दिया हुआ है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ये इजी है पर इनकी डेफिनेशंस को याद रखना जरूरी है। 2 के ए में प्रपोजल है, 2 के बी में प्रॉमिस है, ये सब भी याद होने चाहिए। तो 2 का जो ए है वो प्रपोजल डिफाइन करता है। रीड करते हैं। व्हेन एनी पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर एट सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो 2 का ए बोलता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है। क्या सिग्निफाई करता है? उसकी विलिंगनेस कुछ करने की या कुछ करने से एब्सटेन करने की। तो वो अपनी ऐसी विलिंगनेस क्यों दूसरे को सिग्निफाई कर रहा है? इस व्यू से, ताकि उस दूसरे का एसेंट ऑब्टेन कर सके उस एक्ट या सिग्निफिकेंट एब्सटिनेंस पे, तब हम बोलते हैं कि वो एक प्रपोजल कर रहा है। When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. टू बी प्रॉमिस डिफाइन करता है। तो जब पर्सन जिसको प्रपोजल किया गया है ना वो अपनी एसेंट दे देता है, हाँ, कि मतलब बोलते हैं, एक प्रपोजल दे रहा है कि अगर तू मुझे अपना घर बेचेगा तो मैं तुझे इतने डॉलर दूंगा। तो उसने अपनी सिग्निफाई कर ली, उसने अपनी एसेंट, अगर पर्सन जिसको प्रपोजल किया गया तो इस प्रपोजल को तो हम बोलेंगे कि एक्सेप्ट हो गया। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तब वो एक प्रॉमिस बन जाता है। तो 2A में हमने देखा प्रपोजल डिफाइंड है, 2B में प्रॉमिस डिफाइंड है। 2C में डिफाइंड है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, ठीक है। सी बोलता है पर्सन जो प्रपोजल मेक कर रहा है वो क्या होता है? उसे बोलते हैं हम प्रॉमिसर। और पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल वो हो जाता है प्रॉमिसी। तो ये बहुत ईजी है। 2C में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी डिफाइंड है। 2 का डी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for promise। तो 2D में कंसिडरेशन डिफाइंड है। कंसिडरेशन का मतलब तो सबको समझ आता ही है, पर ये याद करनी पड़ेगी ये डेफिनेशन, सही से नंबर चाहिए। तो पहली बात तो कंसिडरेशन डिफाइंड है 2D में। इसकी डेफिनेशन है जब प्रोमिसर के डिजायर पर प्रोमिसी, मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा होता है ना प्रॉमिस, वो प्रोमिसी। तो प्रोमिसर के डिज़ाइन पे जो प्रोमिसी है या प्रोमिसी के बिहाफ में कोई भी अदर पर्सन उसने कुछ किया है या एब्सटेन किया है करने से, मतलब मान लो कि उसने बोला कि मैं आपको अपना घर बेचना खरीदना चाहता हूँ, फिक्स कर दो। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है खरीद लो,
उसके बदले में उसने कुछ 10 लाख रुपए जमा करा दिए, बाकी का बाद में दूंगा, तो ये एक तरीके की कंसिडरेशन हुई। और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या तो वो करता, ठीक है, उसने किया है या एब्सटेन किया है करने से, या फिर वो कर रहा है या एब्सटेन कर रहा है करने से, या प्रॉमिस कर रहा है करने को, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट, कुछ भी। तो वो जो एक्ट है या एब्सटिनेंस है या प्रॉमिस है, तो कंसिडरेशन में प्रॉमिस भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसने कुछ करा ही हो। प्रॉमिस कुछ करने की या एब्सटेन करने की, तो ये एक्ट और एब्सटिनेंस या प्रॉमिस को हम कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस कहते हैं। ये 2D में डिफाइंड है। 2E, ठीक है, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। 2E में एग्रीमेंट डिफाइंड है। हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रही है, वो क्या है, एक एग्रीमेंट है। 2F में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस डिफाइंड है। प्रोमिसेस जो फॉर्म करती है कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2G, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेट टू बी वॉइड। इधर ये इंपॉर्टेंट है याद रखने का कि एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता वो वॉइड होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ नहीं होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। क्योंकि एग्रीमेंट तो जब इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है तो तभी तो वो वॉइड, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ नहीं होता। ये टर्मिनोलॉजी गलत है, इसे नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। 2H है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कहीं भी आती है तो कॉन्ट्रैक्ट के जो थिंकर्स ने बोला, पोलक वगैरह ने, इनकी डेफिनेशन तो लिखनी है, पर सबसे मेन नंबर के लिए क्वेश्चन में ज़रूरी है कि 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 के H में दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। वो क्या दी हुई है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। 2 का I, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 2 के I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है, काफ़ी आसान है। एक पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सिबल है वो, वन या मोर ऑफ द पार्टीज के, लेकिन दूसरे पार्टी के ऑप्शन पे ऑफ अदर और अदर्स वॉइडेबल नहीं है, तब ये एग्रीमेंट, तब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि फ्रॉड, जिसने फ्रॉड करा है उसके ऑप्शन पे ये इन्फोर्सिबल नहीं होता है एग्रीमेंट, लेकिन वो फ्रॉड वाला कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि एक जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है वो चाहे तो इन्फोर्समेंट कराए चाहे तो ना भी कराए, उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है वो। 2 का J है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है जब वो ख़त्म हो जाता है कि अब वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता, तब वो वॉइड हो जाता है। जैसे कि इम्पॉसिबल एक्ट, ठीक है, तब वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के चलते तब हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब हम आएंगे चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 है ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, ठीक है। चैप्टर 1 किसके बारे में, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स के बारे में। 3 कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स है सेक्शन 3। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स and revocation of proposals and acceptances respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation or which has the effect of communicating it। ये अजीब सा लिखा हुआ है थोड़ी लैंग्वेज, पर इसे याद कर लेना है। वैसे भी आगे थ्योरी पढ़ेंगे तब समझ आ ही जाएगा, पर फिर भी इसे तोड़ते हैं। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल सेक्शन 3 है। इसमें बताया गया है कि कम्युनिकेशन प्रपोजल का या फिर एक्सेप्टेंस प्रपोजल की या रिवोकेशन प्रपोजल की, इन सब की कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रपोजल की कम्युनिकेशन या प्रपोजल के एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, प्रपोजल के रिवोकेशन की कम्युनिकेशन,
या एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन की कम्युनिकेशन रेस्पेक्टिवली किस तरह डीम की जाती है कि वो हो गई, वो डीम की जाती है वो हो गई किसी भी एक्ट द्वारा या ओमिशन द्वारा उस पार्टी के जो प्रपोज कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, रिवोक कर रहा है, जिसके द्वारा वो इंटेंड करता है कि ये जो प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन है, या जिसका इफेक्ट है कम्युनिकेट होने का, वो कम्युनिकेट किया जा सके। इसे एक और बार रीड कर देते हैं। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। The communication of proposals, the acceptance of proposals, and the revocation of proposals and acceptances, respectively, are deemed to be made by any act or omission of the party accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance, or revocation, or which has the effect of communicating it. Section 4 है communication when complete. The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. ठीक है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है सेक्शन 4 बताता है। प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब जिस पर्सन को प्रपोजल किया जा रहा है उसके नॉलेज में वो आ जाता है, तब प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। इजी। अब आगे देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है। एक एक्सेप्टेंस, जिसको प्रपोजल दिया गया उसके पास उस प्रपोजल की नॉलेज पहुंची तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गई। अब उस बंदे ने एक्सेप्ट कर दिया, अब एक्सेप्टेंस जो उसने एक्सेप्ट किया है उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? तो प्रपोजर के अगेंस्ट, मतलब जिसने प्रपोजल दिया है उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? जब वो उसके कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दी जाती है, जैसे कि वो एक्सेप्टर के पावर से बाहर हो जाए। मतलब चिट्ठी से उसने एक्सेप्ट करा, मान लो जो प्रोमिसी है उसने, जो एक्सेप्टर है उसने चिट्ठी से एक्सेप्ट कर लिया। अब वो जब है ना उसने चिट्ठी पोस्ट कर दी, जब उसने चिट्ठी पोस्ट कर दी तो प्रपोजर के अगेंस्ट उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, क्योंकि वो जो एक्सेप्टर है ना उसके पावर से, उसके हाथ से, अब उसके हाथ से वो निकल चुकी है वो चिट्ठी, वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ गई है प्रपोजर के पास जाने के लिए। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट मानी जाएगी। As against the acceptor when it comes to the knowledge of proposer. और वही एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जो एक्सेप्टर है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाती है। मतलब उसने चिट्ठी पोस्ट करी तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो प्रपोजर है उसके अगेंस्ट में कंप्लीट हो गई, लेकिन एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कंप्लीट नहीं हुई है अभी। ठीक है, क्योंकि उस चिट्ठी के पहुंचने से पहले ही वो दूसरी तरीके से बता के अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। पर एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब वो कंप्लीट हो जाएगी? जब वो चिट्ठी प्रपोजर को मिल जाएगी, चिट्ठी वो नॉलेज प्रपोजर तक पहुंच जाएगी, तब जो एक्सेप्टर है उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट मान लेंगे हम। कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज कंप्लीट। अब रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? The communication of a revocation is complete as against the person who makes it when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of person who makes it, as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. तो ऊपर जैसा ही है, रिवोकेशन की कम्युनिकेशन उस पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, जो रिवोकेशन करता है, वो कब कंप्लीट हो जाती है? जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दी जाती है उस पर्सन को जिसको उस रिवोकेशन की कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ताकि वो उस पर्सन के पावर से बाहर हो जाए जो उसे कर रहा है। और एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, जिस पर्सन को रिवोक किया जा रहा है वो तब जब उसके नॉलेज में आ जाता है। ये हो गया। अब इसके इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट सर्टेन प्राइस। ए लेटर से प्रपोज करता है बी को एक घर बेचने के लिए सर्टेन प्राइस में। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट होता है जब बी रिसीव करता है लेटर। ठीक, आसान है, सिंपल है। बी एक्सेप्ट करता है ए का प्रपोजल लेटर सेंट बाय पोस्ट, पोस्ट से लेटर भेज के।
तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट है अगेंस्ट ए जब लेटर पोस्ट कर दिया गया है। किसके अगेंस्ट? ए के अगेंस्ट जब लेटर पोस्ट कर दिया गया है तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है। अब बी एक्सेप्ट करता है ए का प्रपोजल, किस कैसे? लेटर द्वारा जो पोस्ट के द्वारा सेंड किया गया। अब ये एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट है? जब लेटर पोस्ट कर दिया गया है। जब लेटर पोस्ट कर दिया गया है तो इस वो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ए जो कि प्रपोजर था उसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गई है। बी के अगेंस्ट कब कंप्लीट है? जब ए के द्वारा लेटर रिसीव्ड होता है तब उस कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन बी के अगेंस्ट कंप्लीट हो गई है, बी की एक्सेप्टेंस की। अब ए रिवोक कर देता है उसका प्रपोजल टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे ए ने उसका प्रपोजल को रिवोक कर दिया। अब रिवोकेशन कंप्लीट है ए के अगेंस्ट जब टेलीग्राम डिस्पैच हो जाता है, तब ए के अगेंस्ट रिवोकेशन कंप्लीट हो गई। और ये कंप्लीट है बी के अगेंस्ट जब बी रिसीव कर लेता है। जब बी को वो रिसीव करता है तब वो बी के अगेंस्ट कंप्लीट होगी। बी रिवोक करता है उसकी एक्सेप्टेंस टेलीग्राम से। अब बी की रिवोकेशन कंप्लीट है बी के अगेंस्ट जब टेलीग्राम डिस्पैच हो जाता है, और ए के अगेंस्ट तब उसकी रिवोकेशन कंप्लीट होती है जब ए के पास वो टेलीग्राम रीच करता है। तो ये हमने सेक्शन 4 तक पढ़ा। अगले वीडियो में आगे से पढ़ेंगे सेक्शन 5 से।